So hello everyone, today we are going to start with class 11 structure of atom, topic problems based on photoelectric effect and Planck's quantum theory. So the question is from NCERT. When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometers falls on the surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 joule per mole. What is the minimum energy required to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that cause a photoelectron to be emitted? अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे मेटल लिया है आपने सोडियम, उसकी सरफेस पे बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है इसकी वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर। ये फॉल करेगी सोडियम पे, ठीक है। सोडियम पे फॉल करने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी आपको बताई गई है, बट वो जो काइनेटिक एनर्जी आपको बताई गई है वो जूल पर मोल में बताई गई है, यानी एक मोल के लिए कितनी काइनेटिक एनर्जी है उन इलेक्ट्रॉन की, यानी पर मोल के लिए एनर्जी आपको बताई गई है। सो व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, एंड मतलब आपको मिनिमम एनर्जी निकालना है। दैट इज़ एक फर्स्ट पार्ट में आप मिनिमम एनर्जी निकालेंगे, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ, सेकेंड पार्ट में आपको मैक्सिमम वेवलेंथ को निकालना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। अब इसकी सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं, हमें वेवलेंथ दी हुई है। सो व्हाट विल बी द एनर्जी। एनर्जी निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी का। इज इक्वल टू एच न्यू लगाएंगे और न्यू की जगह पे सी बाय लैम्डा रखते हैं। तो ये रहा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 यूनिट इज जूल सेकेंड, और सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा इज गिवन एज 300 नैनोमीटर। ना नैनो इज अ प्रीफिक्स, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ 10⁻⁹ मीटर। सॉल्व आपने किया, सॉल्व करके एनर्जी आ गई, ठीक है। तो ये एनर्जी किसकी आई है, ये फोटोन की एनर्जी आई है। जो फोटोन वहाँ पे फॉल कर रहा है उसी की वेवलेंथ बताई थी, तो उस फोटोन की एनर्जी निकाल ली। बट अब आपको क्या करना है, अब आपको 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी निकालनी है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी आपको 1 मोल के लिए दी हुई है, तो इसीलिए अपने फोटोन के लिए जो एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। देखिए 1 मोल ऑफ फोटोन हो, चाहे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस का हो, वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का 6.022 इंटू 10⁻23 उसके पार्टिकल्स के बराबर होता है। अगर सब्सटेंस आपका एटॉमिक है तो इतने एटम्स के बराबर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो तो इतने इलेक्ट्रॉन्स लोगे आप। अगर फोटॉन्स की बात कर रहे हो तो इतने फोटॉन्स लोगे, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ फोटॉन्स में 6.022 इंटू 10⁻23 फोटॉन्स होंगे, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपको 3.99 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल मिल गया। अब ये वैल्यू भी पर मोल में है और जो वहाँ काइनेटिक एनर्जी दी हुई है वो भी पर मोल में है। तो इतनी एनर्जी तो इंसिडेंट की, और जो इलेक्ट्रॉन निकले वहाँ पर उनकी काइनेटिक एनर्जी आपको बताई हुई है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, अब आपको वो एनर्जी निकालना है दैट वाज यूज्ड देयर, कि मतलब वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो उसको निकालने के लिए हम जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन का यूज़ करेंगे, दैट द एनर्जी गिवन इज टेकन अप इन 2 फॉर्म्स, ठीक है। जो आपने एनर्जी दी वो 2 फॉर्म्स में जाएगी। पहला उसका इस एनर्जी का जो दैट इज़ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन और फोटोन, उसका एक हिस्सा तो आपका क्या लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और दूसरा पार्ट उसका यूज़ होगा इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। अब ये काइनेटिक एनर्जी हमें दिया हुआ है और ये इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो भी हमें पता है, हमें ई नॉट निकालना है। सो हियर द मिनिमम एनर्जी इज ई नॉट, जिसको निकालेंगे आप ई में से काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे। तो वही किया, देखिए मैंने निकाली थी 3.99 इंटू 10⁻5, उसमें से मैंने माइनस करना है 1.68 इंटू 10⁻5। अब 10⁻5 इज़ अ कॉमन, यू कैन टेक द कॉमन टर्म आउटसाइड, ठीक है। क्योंकि पावर जो है 10 की वो कॉमन है, तो उसको आपने बाहर निकाल लिया। उसके बाद इनको आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आंसर आया है 2.31 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल। अभी जो आंसर आया है ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आया है,
ठीक है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आपको, ठीक है। क्योंकि आपको पहले ही बताया था मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो 1 मोल ऑफ फोटोन इंसिडेंट कराओगे तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे, ठीक है। तो अब आपको एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। ये तो पूरे के पूरे मोल के लिए है, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर से। तो ये बन गया आपका, देखिए 2.31 इंटू 10⁵ को डिवाइड किया आपने 6.022 इंटू 10⁻23। सो दिस विल गिव यू द वैल्यू फॉर द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम सरफेस। सो कितना आएगा ये 3.84 इंटू 10⁻19 जूल के लगभग आपका आंसर आ गया। अब आपको लास्ट में देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। अब आपको मैक्सिमम वेवलेंथ भी बतानी है, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, वहाँ पे जस्ट निकालेगी। मतलब देखिए मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी, जब एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि एनर्जी और जो आपकी फ्रिक्वेंसी, जो आपका एनर्जी और फ्रिक्वेंसी में डायरेक्ट का रिलेशन होता है, और फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स का रिलेशन होता है। तो एनर्जी और वेवलेंथ इन्वर्स होंगे, तो जहाँ पर एनर्जी मिनिमम होगी उसी मिनिमम एनर्जी के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम आएगी। तो देखिए मिनिमम एनर्जी हम यहाँ लेंगे और उसके लिए मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, दैट इज एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा आ गया एच सी बाई ई। अब यहाँ पर एनर्जी जो आपने पुट करनी है वो एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन की पुट करोगे, क्योंकि एक फोटो इलेक्ट्रॉन की पुट करोगे तभी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगी, वेवलेंथ आएगी। तो आपने क्या किया, देखिए एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी जगह आपने उसकी वैल्यू रख दी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। सी आपको पता है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन कम्स डिवाइडेड बाय द एनर्जी। नाउ दिस एनर्जी वी आर टेकिंग इज द मिनिमम एनर्जी, दैट इज 3.84 इंटू 10⁻19 जूल। फिर कैलकुलेशंस करनी है आपको। देखिए कैलकुलेशंस जब भी करते हो आप, मैंने आपको एक ही वो बता रखा है कि आप पहले 10 की पावर्स को अलग से सॉल्व करें। इसमें वैसे आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी लगा सकते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें जैसे 2 मल्टीप्लाई में होंगे एक्सपोनेंट्स, तो जिनकी बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लाई में तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, अगर वो डिवाइड में तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़े होते हैं वो लगा लेते हैं आप इनकी पावर्स में। और बाकी जो आगे वाले नंबर्स हैं इनको आप अलग से लिखकर यू कैन सॉल्व, तो सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। फिर वो आंसर आपने नैनोमीटर में लिखा है, ठीक है, यानी यहाँ पर जो प्रीफिक्स है वो नैनो है, यानी 10⁻⁻⁹। तो ये जो 517 नैनोमीटर है ये कॉरस्पॉन्ड करता है आपका ग्रीन लाइट को, ग्रीन लाइट, ठीक है। यानी वहाँ पे अगर आप वहाँ पर जो एनर्जी एमिट होगी वो ग्रीन कलर की लाइट की फॉर्म में एमिट होगी। सो दैट कॉरस्पॉन्ड टू द ग्रीन लाइट। So now we are going to learn about some topics like spectroscope, spectra, spectroscopy and continuous spectra, absorption spectra, emission spectra, ठीक है। कुछ टर्म्स मतलब हमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारे के सारे टर्म्स एक एक्सपेरिमेंट के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या लेकर चलना है, जैसे आप यहाँ पर एक वाइट लाइट का एक सोर्स लेकर चले। वाइट लाइट का सोर्स क्या हो सकता है, आपका कोई बल्ब भी हो सकता है, ठीक है, या फिर जो है आपका सन रेज भी हो सकते हैं, क्योंकि सूरज से भी जो रोशनी आती है हमें पता है उसको हम वाइट लाइट ही बोलते हैं, ठीक है। तो वो ले लिया, फिर आपने एक स्लिट लगा दी। स्लिट का मतलब है कि एक छोटी सी ओपनिंग आपने रखी जिसमें से रोशनी जो है सीधी लाइन में ट्रैवल करेगी, तो उसको स्लिट बोल दिया आपने, ठीक है। फिर एक ग्लास प्रिज्म आपने यहाँ पर यूज़ किया, उसमें से जब ये रोशनी निकलेगी तो आपको पता है वो एक तरह का क्या काम करेगा कि वो इस वाइट कलर की रोशनी को 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक कर देगा, ठीक है, जिसको आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो लाइट निकल रही है उसको एक आपने फोटोग्राफिक प्लेट पे, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पे आपने फॉल कराया। और फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होता है कि फोटोग्राफिक प्लेट्स जो होती हैं आपकी लाइट सेंसिटिव होती हैं, तो जैसे ही लाइट को आप उसके ऊपर एक्सपोज कराओगे तो उसके ऊपर आपका स्पेक्ट्रा छप जाएगा,
ठीक है। तो वहाँ जो पैटर्न बनेगा उसको स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो पैटर्न बनेगा उसको स्पेक्ट्रा बोलते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे इस केस में ग्लास प्रिज्म का आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपका स्पेक्ट्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ करते हैं आप रेडिएशंस को सेपरेट करने में। अब आप जानते ही हैं कि यहाँ पर वाइट लाइट में तो अलग अलग तरह की रेडिएशंस आती हैं, उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती हैं। जैसे वाइट लाइट में वायलेट भी आता है, इंडिगो भी आता है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अलग अलग आते हैं। इन सब की वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो इन सबको सेपरेट करने के लिए जिस डिवाइस का या जिस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज़ करते हो उसको स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है। इस पूरी स्टडी को, द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा, कि स्पेक्ट्रा को आप कैसे कैसे बनाते हैं, इस पूरी स्टडी को आप स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है। तो आपको एक हल्का सा एक्सपेरिमेंट में से एक हल्का सा मैंने आइडिया दिया कि जो है स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। ठीक है। सो अब आपको हल्का सा बताकर फिर मैं अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रा बताऊंगा आपको। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फिर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेपरेट द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डिफरेंट वेवलेंथ को सेपरेट करता है उसको स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। और स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा को स्पेक्ट्रोस्कोपी आप बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले मैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा की बात कर लेता हूँ। देखिए कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा की जब भी बात होगी तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में आप सोर्स क्या लेंगे? वाइट लाइट लेंगे। ठीक है। वाइट लाइट जब आपका स्पेक्ट्रोस्कोप में से निकलेगा, ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे? आपको अलग अलग तरह की रोशनी, अलग अलग रंग की रोशनी मिलेगी जो आपने फोटोग्राफिक प्लेट पे डाल दी। अब फोटोग्राफिक प्लेट पे यहाँ पर जो आपको पैटर्न मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, जैसे वायलेट के लिए अलग, इंडिगो के लिए, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सबके लिए अलग अलग आपको स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। तो ये एक तरह का कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा होगा। इसमें कहीं भी बीच में मतलब ब्रेक नहीं है, मतलब लगातार वायलेट जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ इंडिगो शुरू हो गया, इंडिगो जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ ब्लू शुरू हो गया, ब्लू के बाद ग्रीन, मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं है, मतलब लगातार ये स्पेक्ट्रा लगातार आपको मिलेगा। इस तरह का स्पेक्ट्रा मिल जाएगा, तो इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोला। ठीक है। तो एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा जिसमें वाइट लाइट आप यूज़ करते हो। दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा में आप क्या यूज़ करते हो? जैसे आपने कैथोड ट्यूब ले लिया, ठीक है, कैथोड ट्यूब में एक तरह का आपने गैस फिल कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन गैस फिल किया, और इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी बोल देते हैं हम। और इसमें क्या कर दिया, एनोड कैथोड पे मैंने हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो उसकी वजह से ये अंदर की जो गैस है ये ग्लो करेगी। ठीक है। और इसके ग्लो करने पर जो रोशनी निकलेगी, अगर उसको आप स्पेक्ट्रोस्कोप में से पास कराएं तो आपको लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा, यानी वहाँ पर आपको लाइनें मिलेंगी, क्योंकि ये जो रोशनी निकलती है ये एक पर्टिकुलर आपके एक ही रंग की निकलेगी। तो वहाँ पर जो आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा वो एक तरह का लाइंस के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। जैसे वहाँ पर लाइंस बन रही हैं, फिर बीच में गैप आएगा, फिर लाइन बनेगी, फिर बीच में गैप आएगा, फिर लाइन बनेगी, तो इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रा कहा है। ये कॉन्टिन्यूस नहीं है इसकी तरह की, बिल्कुल लगातार आपको मिल रहा है। ठीक है। वहाँ पर बीच में गैप्स भी आपको मिलते हैं, तो इसलिए उसको लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है। अब ये लाइन स्पेक्ट्रा और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, ये दोनों जो आपके एक्सपेरिमेंट्स आपको हल्के से बताए मैंने, ये दोनों एमिशन स्पेक्ट्रा के अंडर आप पढ़ते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है कि जो रोशनी जो आप ले रहे हो यहाँ पर, ये किसी न किसी सोर्स में से निकल रही है। ठीक है। यानी कोई ना कोई सोर्स इस रोशनी को एमिट कर रहा है, और वो एमिटेड जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली आप स्पेक्ट्रोस्कोप में से पास कर रहे हो, डायरेक्टली। ठीक है। सो जो एमिटेड रेडिएशन है, चाहे वो आपका कोई सोर्स है यहाँ पे वाइट कलर की लाइट का, जैसे सन हो गया, कोई बल्ब हो गया, या कोई आपका वहाँ पर कोई और सोर्स है, फॉर एग्जांपल कैथोड ट्यूब में आपकी गैस फील्ड है या डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फील्ड है। ठीक है। तो उस अगर एमिटेड रेडिएशन को आप डायरेक्टली स्पेक्ट्रोस्कोप में से पास कराएं तो जो स्पेक्ट्रा आपको मिलता है उसको एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। फिर दूसरी तरह का स्पेक्ट्रा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में एक छोटा सा चेंज होता है, यानी यहाँ पर आपको रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन कराना है। तो अब्जॉर्प्शन कराने के लिए जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर जो सोर्स लेते हो वो भी वाइट रेडिएशन ही लेके चलते हो, वाइट कलर की रेडिएशन लेकर चलते हो, जो कि हम मरकरी, एक तरह का मरकरी बल्ब आता है, मरकरी लैंप आप बोल सकते हो, वो आता है, उसमें से वाइट कलर की रेडिएशन निकलती है, या फिर सन रेज भी यू कैन यूज़। ठीक है। उसको अगर आप NaCl सॉल्यूशन में से पास कराएं, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन आपने बनाया, उसमें से अगर आपने इन रेडिएशंस को पास कराया,
अब रेडिएशन जब सॉल्यूशन में से पास होंगी तो रेडिएशन का कुछ हिस्सा सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन ने वो कुछ रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लिया। तो जब आप यहाँ से सॉल्यूशन में से पास कराकर जो रेडिएशन निकलती है उस रेडिएशन को एक स्पेक्ट्रोस्कोप में से पास कराते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको क्या मिलेगा, क्योंकि ये वाइट कलर की लाइट है तो आपको स्पेक्ट्रा तो कॉन्टिन्यूस मिलेगा। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड पूरा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा मिला। बट वहाँ पर आपको दो डार्क लाइन मिलेंगी, दो डार्क कलर की लाइन मिल रही हैं। येलो वाला जो रीजन है उसमें डार्क कलर की येलो रीजन में आपको दो डार्क कलर की लाइंस क्यों मिल रही हैं, क्योंकि इसमें जो सोडियम है तो सोडियम का जो स्पेक्ट्रा है वो दो लाइंस की फॉर्म में हमें मिलता है, तो इसीलिए वहाँ पर दो लाइंस आपको मिल रही हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द सोडियम, कि सोडियम का स्पेक्ट्रा जो है क्योंकि उसमें दो लाइंस आती हैं तो इसीलिए यहाँ लाइंस आ रही हैं। बट वो अगर आप यहाँ पर देखो तो वो डार्क कलर की लाइंस मिलेंगी आपको। डार्क क्यों मिल रही है, कोई रोशनी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि वो पर्टिकुलर रेडिएशंस यहाँ पर अब्जॉर्ब हो चुकी हैं तो उनके लिए उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी रोशनी नहीं हमें मिलेगी, वो डार्क कलर की लाइन मिल जाएगी क्योंकि वो रेडिएशन का वो वाला हिस्सा यहीं पर रह गया, यहीं पर एब्जॉर्ब हो गया। तो इसीलिए इस तरह के स्पेक्ट्रा को आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, कि पहले आपने वाइट कलर की रेडिएशन को किसी सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब कराया, उसके बाद उसका आपने स्पेक्ट्रा लिया, और एमिशन में डायरेक्टली आप स्पेक्ट्रा बनाते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो नाउ लेट अस डू द डिफरेंस बिटवीन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अभी आपको इससे पहले एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, तो अब इनके बीच में लेट अस डू सम डिफरेंस देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले एमिशन स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स आर डायरेक्टली एनालाइज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि जैसे अगर वाइट कलर का आपने सोर्स लिया हुआ है या कोई भी और भी सोर्स लिया हुआ है और कोई कलर का कोई पर्टिकुलर कलर सोर्स लिया हुआ है आपने, जैसे अगर आप सोडियम लैंप यूज़ करते हैं तो उसमें से येलो कलर की रोशनी निकलती है, और अगर आप मरकरी लैंप यूज़ करते हैं तो उसमें से वाइट कलर की रोशनी निकलती है। तो सोर्स आपका कुछ भी हो, उसमें से जो निकलती हुई रोशनी है उसको अगर आप डायरेक्टली स्पेक्ट्रोस्कोप में से पास कर दें तो आपको डायरेक्टली जो स्पेक्ट्रा मिल जाएगा फोटोग्राफिक प्लेट पे, उसको आप एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द वाइट लाइट इज फर्स्ट पार्ट पास्ड थ्रू द सबस्टांस एंड द ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। अब इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सोर्स तो आप वाइट लाइट ही यूज़ करते हैं, बट उसमें से पहले आपने स्लिट लगाकर वहाँ पर एक बीम बनाई, फिर उस बीम को पहले आपने NaCl के सॉल्यूशन में से पास कराया, फिर पास कराने के बाद जो लाइट उसमें से ट्रांसमिट हो गई यानी निकल कर आपको दूसरी तरफ मिल गई, उसको आपने स्पेक्ट्रोस्कोप में से पास किया, और फिर आपको जो फोटोग्राफिक प्लेट पे स्पेक्ट्रम मिला उसको आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा। ठीक है, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आप एक बार दोबारा से जो डायग्राम पीछे आपको समझाया उनको देखेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे, इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। अब इसमें ब्राइट कलर की लाइंस आती हैं सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस, तो मतलब ये दो तरह का होता है। एमिशन स्पेक्ट्रम मैंने दो तरह का बताया था ना आपको, एक तो होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, उसमें आपको कॉन्टिन्यूस मिलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा में आपको कलर्ड लाइन मिलती हैं और बीच में डार्क स्पेसेस होंगे। डार्क स्पेस मतलब काफ़ी गैप्स होंगे और फिर आपको कॉन्टिन्यूस लाइंस मिलेंगी, मतलब कलर्ड लाइंस मिल जाएंगी। बट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो लाइंस होती हैं वही आपकी जो होती हैं वही डार्क होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में जब NaCl में से पास करके फोटोग्राफिक प्लेट में हमें एक तरह का पूरा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा मिला था, सिर्फ येलो रीजन में हमें दो डार्क कलर की लाइंस मिल रही थी। तो वो जो डार्क कलर की लाइंस मिल रही हैं वही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो बाकी को नहीं आपने देखना, तो इसीलिए हम इसको एक तरह का डिसकॉन्टिन्यूस भी बोल देते हैं, क्योंकि बीच में हमें दो डार्क लाइंस मिल गई ना, तो इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को हम डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और एमिशन में आपका
कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस दोनों होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ जो मैं डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ तो यानी डिसकॉन्टिन्यूस मीन लाइन स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूस तो आपको पता है, पीछे आपको कॉन्टिन्यूस और लाइन बताया था, तो यहाँ पर लाइन को ही मैं डिसकॉन्टिन्यूस बोल रहा हूँ। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, एमिशन स्पेक्ट्रा कैन बी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और इट कैन बी डिसकॉन्टिन्यूस। ये अभी आपको बता दिया कि ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब आप सोर्स ऐसा लेंगे जैसे मरकरी लैम्प जिसमें से वाइट कलर की लाइट निकल रही हो, या फिर डिसकंटिन्यूस होगा लाइन स्पेक्ट्रा। ये कब होगा, जब आपने ऐसा सोर्स लिया जो एक ही कलर की रोशनी को निकाल रहा है, जैसे सोडियम लैम्प, वो सिर्फ येलो कलर की रोशनी ही देता है। सो दैट इज इफ द सोर्स एमिट सम कलर्ड रेडिएशन, तो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा या डिसकंटिन्यूस। अब एब्जॉर्प्शन में एक ही स्पेक्ट्रम मिलता है, यानी वो हमेशा ही डिसकंटिन्यूस होगा। डिसकंटिन्यूस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डार्क लाइंस मिलती हैं। ठीक है, तो वो डार्क लाइंस आपको मिलेंगे और ये हमेशा ही डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। तो ये था आपका डिफरेंस दोनों के बीच में। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रा या फिर लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन की। ठीक है, इससे पहले जब लाइन स्पेक्ट्रा, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर वो डायग्राम मैंने बताया था कि अगर हाइड्रोजन गैस को आप एक कैथोड ट्यूब के अंदर लेते हैं और बाहर से हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, तो ये ट्यूब क्या करेगी, ग्लो करेगी, इसमें से रोशनी निकलेगी। उस रोशनी को अगर आप एक स्पेक्ट्रोस्कोप में से पास कराते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट को आपको वैसा स्पेक्ट्रम मिलेगा। ऐसे लाइंस बनी होंगी, बीच में डार्क गैप्स होंगे और लाइंस बनी होंगी ऐसे। ठीक है, वो लाइंस ब्राइट लाइंस होंगी, और क्योंकि लाइंस ब्राइट हैं तो इसलिए एमिशन स्पेक्ट्रा बोलेंगे, और क्योंकि लाइंस मिल रही हैं, आपको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं मिल रहा, तो इसलिए लाइन स्पेक्ट्रा बोल दिया। तो हाइड्रोजन के लिए आपको ऐसे लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, तो वो आपको पढ़ना है। ठीक है, अब ये चीज़ें हमने क्यों पढ़ी, देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बताया, लाइन स्पेक्ट्रा आपको बताया, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपकी पिछली सारी थ्योरीज इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आने के बाद ही ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो पाई। ठीक है, तो इन चीज़ों को बताना इसलिए ज़रूरी था। ठीक है, अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है, इसमें बस अब आपने ये ध्यान रखना है, ये जो लाइंस बनती हैं, तो इन लाइंस के लिए अगर आपको वेव नंबर को निकालना हो, वेव नंबर तो आप जानते हैं न्यू बार, उसकी वैल्यू को निकालना हो, तो उसकी वैल्यू को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो दिया है साइंटिस्ट रिडबर्ग ने, रिडबर्ग्स फार्मूला। ठीक है, वो क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। ये n1 n2 भी एक तरह के कॉन्स्टेंट्स हैं, और R जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, R भी एक कांस्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड द रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, बट ये n1 n2 की वैल्यू चेंज होती है, कैसे वो आपको बताएंगे। अब जैसे वहाँ पे हाइड्रोजन में आप स्पेक्ट्रम देखें तो वहाँ पे नीचे वाली लाइंस अलग हैं, फिर एक गैप आता है डार्क गैप, फिर ऊपर लाइंस अलग हैं, फिर गैप आता है, फिर ऊपर लाइंस अलग हैं। ठीक है, तो ये जो लाइंस आप मिल रही हैं, तो हर एक लाइन का हमने नाम रखे होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हर एक लाइन के, जो पहली वाली लाइंस आएंगी उनका नाम लाइमन सीरीज़ बोल दिया, जो उससे ऊपर लाइन आ गई उनका नाम बाल्मर सीरीज़ बोल दिया, फिर लाइंस आएंगी पास्चन सीरीज़ बोल दिया, ब्रैकेट सीरीज़ बोल दिया, पीफंड सीरीज़ बोल दिया। तो इस सीरीज़ क्या है, ये वो सेट ऑफ लाइंस है जो एक साथ आ रही हैं, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर आपने बस वैल्यूज़ को देखना है अब कि n1 n2 n1 और n2 की वैल्यू क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो आपने ये याद रख लेना है, जैसे लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, ये सीरीज़ हैं। ठीक है, इनको इसी ऑर्डर में ध्यान रखना है। फिर n1 जो है आपका, उसकी वैल्यू आपने जैसे सीरियल नंबर में आप डालते हैं ना, सीरियल नंबर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया आपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1 आ चुका है, क्या बच गया 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो n2 में इसके बाद वाले नंबर आएंगे, यानी 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो उसके बाद ये नंबर आएंगे, यहाँ पर 3 है तो इसके बाद ये नंबर आएंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 को छोड़ के 5 6 7, यहाँ 5 है तो 5 को छोड़ के 6 7 8। अब इसका यूज़ यही होता है, इस फॉर्मूले में कैसे होगा वो आगे न्यूमेरिकल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट हल्का सा आप ये समझ लो ये n1 n2 क्या है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एटम आप देखते हैं, तो देखिए मैंने वहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम ड्रॉ कर रखा है, वो किस तरह से बनता है, जैसे न्यूक्लियस बना दिया मैंने। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर आपकी शेल्स होती हैं, जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बोहर मॉडल ही है, और इसके बाद हम बोहर मॉडल को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, के शेल, एल शेल, एम शेल। ठीक है, तो के शेल में एन की वैल्यू आपने 1 होती है, मतलब ये ऑर्बिटल का नंबर बोल दिया हमने।
ठीक है, ऑर्बिट का नंबर बोल दिया या शेल का नंबर बोल दिया, ठीक है। तो इसका नंबर 1 है, के शेल सबसे पहले आती है, फिर आती है एल ऑर्बिट या एल शेल बोल सकते हो आप, फिर एम आती है, ठीक है। तो ऐसे आपका नंबर पहले नंबर पे के, फिर एल, फिर एम। तो क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो एक ही है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन के शेल में होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन के शेल में है, ठीक है, तो के शेल में वो इलेक्ट्रॉन है तो उस टाइम लाइमन सीरीज़ मिलेगी आपको। अगर वो इलेक्ट्रॉन 1 में ना होकर 2 में है यानी एल शेल में है तो बाल्मर सीरीज़ मिलेगी आपको, और अगर वो एम में चला जाए तो पास्चन मिलेगी। तो ये ऐसे हैं आपके ये जो स्पेक्ट्रा बताए हैं, ये इस तरह से आपको बताए गए हैं, ठीक है। इसको डिटेल में मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा बोहर मॉडल के बाद। सो लेट्स डू नाउ द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिडबर्ग फार्मूला, जो कि आपको पता ही है, बताया था। तो अब जल्दी से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ भी निकालनी है ऑफ द रेडिएशन इन नैनोमीटर। देखिए रेडिएशन की वेवलेंथ जो है नैनोमीटर में निकालनी है, विच इज़ एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू द ग्राउंड स्टेट। इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल दिस लाइन लाइज। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो है, वैसे तो हमने मीटर इन्वर्स में पढ़ी थी, बट ये सेंटीमीटर इन्वर्स में भी दी हुई है, तो हमें सेंटीमीटर इन्वर्स में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेव नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो वेव नंबर निकालने के लिए, क्योंकि रिडबर्ग जो फॉर्मूला है वो वेव नंबर निकालने के लिए, तो फटाफट फार्मूला लिख के फिर आपने ये देखना है कि ग्राउंड स्टेट। अब मैंने आपको बताया था ना कि जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में कौन सी शेल में होता है, वो के शेल में होता है, तो उसको ही हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। फिर वहीं से वो जंप करता है, तभी ये सीरीज़ बनती हैं, ठीक है। जिसमें वो है वहाँ से फिर वो आगे जंप करेगा, तो जिसमें वो होगा उसको आप n1 लेते हैं, और जहाँ वो जंप करके जाएगा उसको आप n2 लेते हैं। तो जहाँ पर ये इन्होंने कहा कि आपका ये जंप किया नीचे की तरफ, हमेशा ध्यान रखिएगा n1 छोटा ही रहेगा हमेशा, क्योंकि जो जंप जो है वो नीचे से ऊपर भी हो सकता है, फिर ऊपर से नीचे भी हो सकता है, दोनों तरह से जंप हो सकता है आपका, ठीक है। तो जो छोटे वाला रहेगा वो हमेशा n1 रहेगा, जो बड़े वाला रहेगा वो हमेशा n2 रहेगा। तो छोटे वाला 1 है तो वो n1 होगा, और जो बड़े वाला है वो 3 है तो n2 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ग्राउंड स्टेट के लिए आपको n1 की वैल्यू 1 लोगे, ठीक है, मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब 1, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट से हमने रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को रखा है और n1 n2 की वैल्यू को रखा है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करके एलसीएम लेकर सॉल्व किया, 8/9 आया, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमें वेव नंबर जो है वो मिल गया, बट वो मिला सेंटीमीटर इन्वर्स में, दैट इज़ 97490 सेंटीमीटर इन्वर्स, ठीक है। अगर मैं इससे वेवलेंथ निकालूं, क्योंकि हमें वेवलेंथ निकालनी है फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो पहले तो मैंने वेव नंबर निकाला। अब वेव नंबर क्या होता है, इन्वर्स होता है वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ निकालने के लिए मुझे उल्टा करना पड़ेगा वेव नंबर को। तो ये देखिए वेवलेंथ निकालने के लिए मैंने वेव नंबर का उल्टा कर दिया, यानी जो आंसर आया उसको 1 में लिख दिया, ठीक है। तो अब ये सेंटीमीटर इन्वर्स है, ऊपर आकर सेंटीमीटर बन जाएगा, तो डिवाइड करके 103 इंटू 10⁻⁻7 मुझे आंसर मिल गया। अब ये तो मिला सेंटीमीटर में, और इन्होंने पूछा है नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर में चेंज करने के लिए पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप बोल सकते हैं या तो आप कीजिए 100 से डिवाइड, या फिर 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि जो 100 नीचे है दैट मीन्स 10⁻2 है नीचे, और वो जब ऊपर आएगा तो 10⁻2 बन जाएगा वो, तो उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर -7 का -9 बन जाएगा, ठीक है। अब मीटर में आ गया। अब 10⁻⁻9 के लिए जो प्रीफिक्स हम लगाते हैं वो नैनो होता है, तो ये 103 नैनोमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी को निकालना है, ठीक है। वेवलेंथ निकाला हमने, देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप चले, पहले वेव नंबर निकाला, फिर वेवलेंथ निकाला, अब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में तो आपने फार्मूला पढ़ा ही है, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ, ठीक है। तो c यहाँ पर क्या होता है, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट और द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे वेवलेंथ अभी आपने 103 नैनोमीटर निकाला, तो 103 × 10⁻⁹ सॉल्व करके मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया, जिसको सेकेंड इन्वर्स भी आप बोलते हैं,
तो क्या आंसर आया 2.91 इंटू 10⁻15। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मैंने तरीका आपको पहले भी बताया है, सेम तरीका है कि पहले जो 10 की पावर्स हैं इनको अलग करके आप सॉल्व कर लें और जो आगे वाले नंबर्स हैं इनको अलग से आप सॉल्व कर लें। ठीक है, वो ज़्यादा इजी मेथड रहता है। तो सेकंड इन्वर्स को आप हर्ट्ज़ भी बोल देते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर n1 की वैल्यू 1 है, तो कौन सी सीरीज़ हुआ, लाइमन सीरीज़ हुआ। और लाइमन सीरीज़ जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है। ठीक है, ये सारे के सारे रीजन्स मैं आपको बता दूंगा, बट अभी जस्ट लाइमन का आप देख लीजिए। ये बोहर थ्योरी के बाद दोबारा से मैं आपको दोबारा से बताऊंगा ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा किस तरह से बनता है, तो वहाँ पे मैं आपको विद रीजन्स आपको बताऊंगा। ओके, तो अभी लाइमन सीरीज़ में लाई करता है, तो लाइमन सीरीज़ का अल्ट्रा वायलेट रीजन आपने याद रखना है।